अपना मार्गदर्शन व आशीर्वचन प्रदान करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय। वित्त मंत्री निर्मला जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे अन्य सहयोगीगण, आरबीआई गवर्नर, विभिन्न मंत्रालयों के सचिव, देश के अलग अलग कोने में मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद के लोग जो इस कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे हैं, अर्थनीति से जुड़े सभी जानकार, बैंकिंग सेक्टर के एक्सपर्ट्स, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स, इसके शुभारंभ के इस अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज देश डिजिटल इंडिया के सामर्थ्य का फिर एक बार साक्षी बन रहा है। आज 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स देश के 75 जिलों में धरातल पर उतर रही है। मैं इस मिशन से जुड़े सभी लोगों, हमारे बैंकिंग सेक्टर को, हमारे आरबीआई को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, भारत के सामान्य मानवी के जीवन को आसान बनाने का जो अभियान देश में चल रहा है, डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स उस दिशा में एक और बड़ा कदम है। ये सिर्फ एक ऐसी विशेष बैंकिंग व्यवस्था है जो मिनिमम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से मैक्सिमम सेवाएं देने का काम करेगी। ये सेवाएं कागजी लिखापट्टी और झंझटों से मुक्त होगी और पहले से कहीं ज्यादा आसान होगी। यानी इनमें सुविधा होगी और एक मजबूत डिजिटल बैंकिंग सुरक्षा भी होगी। गांव में, छोटे शहर में कोई व्यक्ति जब डिजिटल बैंकिंग यूनिट की सेवाएं लेगा तो उसके लिए पैसे भेजने से लेकर लोन लेने तक सब कुछ आसान हो जाएगा, ऑनलाइन हो जाएगा। अब कल्पना करिए, एक जमाने में जब एक ग्रामीण को, हमारे गांव के नागरिक को, एक गरीब को छोटी छोटी बैंकिंग सेवाओं के लिए संघर्ष करना पड़ता था, उसके लिए ये एक बहुत बड़ा कदम हुआ करता था। लेकिन आज बहुत आसानी से इस बदलाव को वो जीने के लिए आनंदित हो जाएगा, उत्साहित हो जाएगा। साथियों, हमारी सरकार का लक्ष्य भारत के सामान्य मानवी को एम्पावर करना है, उसे पावरफुल बनाना है। इसलिए हमने समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को ध्यान में रखकर नीतियां बनाई और पूरी सरकार उसकी सुविधा और प्रगति के रास्ते पर चली। हमने दो चीजों पर एक साथ काम किया। पहला, बैंकिंग व्यवस्था को सुधारना, उसे मजबूत करना,
उसमें पारदर्शिता लाना और दूसरा वित्तीय समावेश किया, फाइनेंशियल इंक्लूजन किया। पहले जब बौद्धिक सेमिनार्स होती थी, बड़े बड़े विद्वान लोग अर्थव्यवस्था की, बैंकिंग व्यवस्था की, गरीबों की चर्चा करते थे, तब स्वाभाविक रीते वित्तीय समावेश की बात होती ही थी। लेकिन जो व्यवस्थाएं थी वो विचारों तक सीमित रह जाती थी। व्यवस्थाएं इस क्रांतिकारी कार्य के लिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, समावेश के लिए तैयार नहीं होती थी। पहले सोचा जाता था कि गरीब खुद चलकर बैंक चला जाएगा, बैंक सिस्टम से वो जुड़ जाएगा। लेकिन हमने रिवाज बदला। हमने तय किया कि बैंक खुद चलकर गरीब के घर तक जाएंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले गरीब और बैंकों के बीच की दूरी कम करनी थी। हमने फिजिकल दूरी भी कम की और सबसे बड़ा जो रुकावट थी, उस मनोवैज्ञानिक दूरी को भी हमने कम किया। हमने बैंकिंग सेवाओं को दूर सुदूर में, घर घर तक पहुंचाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। आज भारत के 99% से ज्यादा गांवों में 5 किलोमीटर के भीतर कोई न कोई बैंक ब्रांच, बैंकिंग आउटलेट या बैंकिंग मित्र, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट मौजूद है। इसके अलावा देश में जो पोस्ट ऑफिस का व्यापक नेटवर्क था, आज इंडिया पोस्ट बैंक के जरिए वो भी बैंकिंग की मुख्य धारा का हिस्सा बन चुका है। आज देश में हर 1 लाख वयस्क आबादी पर जितनी बैंक शाखाएं मौजूद हैं, वो जर्मनी, चीन और दक्षिण अफ्रीका से ऐसे देशों से भी ज्यादा है। साथियों, हम सामान्य मानवी के जीवन स्तर को बदलने का संकल्प लेकर के दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हमारा संकल्प है व्यवस्थाओं में सुधार का, हमारा संकल्प है पारदर्शिता लाने का, हमारा संकल्प है आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचने का। जब हमने जनधन अकाउंट की मुहिम शुरू की तो कुछ आवाजें उठी कि गरीब बैंक खाते का क्या करेगा। यहां तक कि इस फील्ड के कई एक्सपर्ट भी नहीं समझ पा रहे थे कि इस अभियान का महत्व क्या है। लेकिन बैंक खाते की ताकत क्या होती है, ये आज पूरा देश देख रहा है। मेरा देश का सामान्य से सामान्य नागरिक अनुभव कर रहा है। बैंक और बैंक खातों की वजह से हमने गरीबों को बहुत कम प्रीमियम पर बीमा की सुविधा दी। बैंक खातों की ताकत से जुड़ने के बाद गरीबों को बिना गारंटी लोन मिलने का रास्ता खुल गया। बैंक अकाउंट होने की वजह से गरीब लाभार्थियों तक सब्सिडी का पैसा सीधे उनके खाते में पहुंचा। बैंक खातों के जरिए ही गरीबों को
घर बनाना हो, शौचालय बनाना हो, गैस की सब्सिडी प्राप्त करना हो, उनको सीधे उनके खाते में दिया जा सका। किसानों को भी तमाम सरकारी योजनाओं से मिलने वाली मदद बैंक खातों की वजह से उन तक आसानी से पहुंचाई जा सकी। और जब कोरोना महामारी का दौर आया, तब सीधे गरीब के बैंक अकाउंट में, माताओं बहनों के बैंक अकाउंट में सीधा पैसा पहुंचाया गया। बैंक खातों की वजह से हमारे रेहड़ी पटरी वाले भाई बहनों के लिए स्वनिधि योजना भी शुरू होगा पाई। जबकि उसी दौरान विकसित देशों तक को इस काम में मुश्किलें पेश आ रही थी। आपने सुना होगा, अभी अभी आईएमएफ ने भारत के डिजिटल बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की भूरी भूरी प्रशंसा की है। इसका श्रेय भारत के गरीबों, भारत के किसानों और भारत के मजदूरों को जाता है, जिन्होंने नई तकनीकों को हिम्मत के साथ, समझ के साथ अपनाया, उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाया। साथियों, वित्तीय भागीदारी जब डिजिटल भागीदारी से जुड़ जाती है, तो संभावनाओं का एक नया विश्व खुलने लग जाता है। यूपीआई जैसा बड़ा उदाहरण हमारे सामने है और भारत इसके लिए गर्व करता है। यूपीआई अपने तरह की दुनिया की पहली टेक्नोलॉजी है, लेकिन भारत में आप इसे शहर से लेकर गांव तक, शोरूम हो या सब्जी का ठेला, हर जगह आप उसे देख सकते हैं। यूपीआई के साथ ही अब देश के जन सामान्य के हाथों में रुपे कार्ड की ताकत भी है। एक समय था जब क्रेडिट या डेबिट कार्ड एक एलिट व्यवस्था मानी जाती है, बड़े समाज के रईसों की व्यवस्था मानी जाती थी। कार्ड भी विदेशी होते थे, उन्हें इस्तेमाल करने वाले भी बहुत गिने चुने लोग होते थे और उनका इस्तेमाल भी वैसी ही चुनिंदा जगहों पर ही होता था। लेकिन आज भारत में 70 करोड़ से ज्यादा रुपे कार्ड सामान्य मानवी के पास है। आज भारत का स्वदेशी रुपे कार्ड दुनिया भर में स्वीकार किया जा रहा है। टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी का ये जोड़ एक और गरीब की गरिमा और मध्यम वर्ग को बहुत बड़ी ताकत दे रहा है, तो साथ ही देश के डिजिटल डिवाइड को उसे भी खत्म कर रहा है। साथियों, जैम यानी जनधन, आधार और मोबाइल की त्रिशक्ति ने मिलकर एक बड़ी बीमारी का इलाज भी किया है। ये बीमारी है भ्रष्टाचार की बीमारी है। पैसे ऊपर से चलते थे, लेकिन गरीब तक पहुंचते पहुंचते गायब हो जाते थे। लेकिन अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के जरिए पैसा जिसके नाम से निकलता है उसके खाते में पहुंचता है, उसी समय पहुंचता है। अलग अलग योजनाओं में अब तक
डीबीटी के जरिए 25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि ट्रांसफर की जा चुकी है।